राष्ट्रीय आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी। इसमें हम लोग जो है राष्ट्रपति में 5 लेक्चर पहले कर चुके हैं। ये छठा लेक्चर है जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों की बात हो रही थी, वीटो शक्ति की बात हो रही थी। वीटो शक्ति यानी कि विधायी शक्ति होती है और राष्ट्रपति को 111 आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त है, राज्यपाल को 200 के माध्यम से प्राप्त है। ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है वीटो की, वो आर्टिकल 74 के साथ बंधी हुई है। यानी राष्ट्रपति के पास 3 केस हो सकते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर 3 या 4 केस हो सकते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके करेगा तो वो बिल पास हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, उस बिल को हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो का यूज़ हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे तो निलंबनकारी वीटो का यूज़ हो जाएगा। निलंबनकारी कभी भी धन विधेयक को छोड़कर होता है। और पॉकेट वीटो क्या होगा, जब राष्ट्रपति उसे अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख लेता है तब। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है पूर्ण वीटो शक्ति जो है सैद्धांतिक रूप से व्यापक है इसकी, लेकिन ये जो है ना मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है, यानी आर्टिकल 74 से ये बंधी हुई होती है। निलंबनकारी वीटो शक्ति धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, ये धन विधेयक को छोड़ करके आता है। और ये जो धन विधेयक को छोड़ करके आता है, इसमें लाभ के पद संशोधन विधेयक 2006 का था, उसको एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका प्रयोग किया था उस पर, निलंबनकारी वीटो शक्ति का। फिर पॉकेट वीटो शक्ति तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था राजनीतिक संवैधानिक संतुलन के रूप में। अतः भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति सैद्धांतिक रूप से व्यापक है, लेकिन व्यवहार में अगर बात किया जाए तो ये कैसी है, सीमित और संयम के साथ है, संयम के साथ है। राज्यपाल की वीटो शक्ति आर्टिकल 200 में राज्यपाल किसी विधेयक को पास कर सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है, पास करने से मतलब मना कर सकता है तो पूर्ण वीटो शक्ति, और राज्यपाल किसी बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है धन विधेयक को छोड़ करके तो निलंबनकारी वीटो शक्ति। यहाँ पे आता है कि यदि हाई कोर्ट की शक्ति का मामला है तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है, बिल को पास करने से मना कर सकता है या बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हाई कोर्ट का मामला आ जाए तो राज्यपाल 2 काम कर सकता है, या तो पास करने से मना कर दे सीधे, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। ठीक है, अब है रिजर्व वीटो शक्ति। रिजर्व वीटो शक्ति क्या है, राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, इसे रिजर्व वीटो शक्ति कहते हैं। ये राज्यपाल की विवेकी शक्ति है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ठीक है, और पॉकेट वीटो शक्ति कह सकते हैं। आर्टिकल 201 जो है वो रिजर्व वीटो शक्ति पर राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। क्या होगा इसमें, बिल को पास करेगा या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो निलंबनकारी जो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है धन विधेयक को छोड़ करके। तो अब जब ये रिजर्व कर दिया तो रिजर्व करने के बाद अब राष्ट्रपति क्या करेगा, यही 3 चीज़ कर सकता है, या तो पास कर देगा, ठीक है, या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर लेगा, या निलंबनकारी का प्रयोग कर लेगा। तो राष्ट्रपति राज्यपाल का निर्देश देगा, जो भी करेगा राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देगा कि बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। जब वो निलंबनकारी का प्रयोग करेगा तो पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। ठीक है, 6 माह के अंदर राज्य सरकार उस बिल को फिर से वापस भेजती है, तब भी राष्ट्रपति इस बिल को पास करने से मना कर सकता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति जो है इस बिल को पास करने से फिर भी मना कर सकता है। अब है नोट, 24वां संविधान संशोधन 1971 संविधान संशोधन विधेयक को पास करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। उसके बाद क्या आया कि उसके बाद कह दिया गया, ला दिया गया 24वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें कहा गया कि नहीं, विधेयक जो है ना वो पास करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। तो फिर यहाँ पे आता है केस टीएन सरकार यानी तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो ये आया केस यहाँ पे 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक की समय सीमा तय कर दी, और इसमें क्या किया उन्होंने, विधेयक की समय सीमा यानी कि टाइमलाइन जो थी वो तय कर दी। फिर जो है डिमेंड एसेंट यानी कि काल्पनिक स्वीकृति की बात यहीं पे आ जाती है, और यहाँ पे एक वर्ड आता है काल्पनिक स्वीकृति की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। अब जो है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। तो इसी आधार पर यहीं पे इसी केस में मांगी थी, तो 14 बिंदुओं को लेकर सलाह मिली थी। अतः राष्ट्रपति की वीटो शक्ति सीमित व संयम आधारित है, लेकिन राज्यपाल की वीटो शक्ति अधिक विवादास्पद है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है ताकि संवैधानिक संतुलन स्थापित हो सके। तो क्या ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, तो हाँ आती है। ठीक है, ताकि संवैधानिक संतुलन स्थापित हो सके। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वीटो शक्तियां हैं विधि निर्माण में किसी भी जल्दबाजी को रोकने या गलत तरीके से विधेयक को पारित किए जाने से बचाता है। ठीक है, तो ये जो वीटो शक्ति है वो विधि निर्माण में मान लो कोई जल्दबाजी हो रही हो उसको रोकने के लिए, या विधेयक को गलत तरीके से पारित किया जा रहा है, तो वहाँ जो है उस चीज़ से ये बचाता है वीटो शक्ति। जो कि संवैधानिक संतुलन
उपकरण के रूप में है, ना कि निरंकुश अधिकार के रूप में। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो वीटो शक्ति का प्रावधान किया गया है वो संविधान के संतुलन के लिए किया गया है, ना कि उनके निरंकुश अधिकार के रूप में किया गया। अब जो है न्यायिक शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आर्टिकल 72 में और राज्यपाल की 161 में, ठीक है। क्षमादान का आधार है, क्या आधार होगा, तो मानवीय होगा। यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है, और यह भी शक्ति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है। अब देखिए कि मानवीय आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि निर्णय पक्षपातपूर्ण, मनमानापूर्ण या अयुक्तियुक्त है तब कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अतः यह शक्ति सीमित न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। अब है क्षमा करना, क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, यानी कि सज़ा को पूरा माफ़ कर दे या लघुकरण कर दे, ठीक है। तो लघुकरण में क्या होता है, सज़ा की जो प्रकृति है उसको चेंज कर, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दे, कठोर दंड को सरल दंड में बदल दे। फिर परिहार कर सकता है, रेमिशन। परिहार में क्या कर सकता है, तो परिहार में सज़ा की प्रकृति को बदले बिना सज़ा को कम कर दे। जैसे मान सकते हैं कठोर सज़ा 10 वर्ष की है तो उसको कठोर सज़ा 5 वर्ष की कर दे। फिर विराम यानी कि रेस्पाइट, इसमें क्या कर सकता है कि जो विषम परिस्थिति है, तो विषम परिस्थिति में सज़ा की प्रकृति बदली जा सकती है और सज़ा कम भी की जा सकती है, ठीक है। अगर कोई विषम परिस्थिति जैसे स्वास्थ्य या गर्भधारण की परिस्थिति है, उसमें ये उस अवस्था या उस कंडीशन में निर्णय लिया जाता है। अब है प्रविलंबन की शक्ति, ठीक है। तो प्रविलंबन की शक्ति क्या है, तो यह केवल मृत्युदंड में होता है। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास क्षमादान याचिका आती है, इसके द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तब मृत्युदंड होल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास है और इसको कल डेट है इसको मृत्युदंड देने की, लेकिन कल तक जो है अभी ना तो राष्ट्रपति ने हाँ कहा है ना कहा है, यानी कि उनका निर्णय आना बाकी है, तो अभी ये होल्ड हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रविलंबन। अब है अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र जो है सीमित है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है दोनों का। पहला संघ कार्यपालिका शक्ति का संघ कार्यपालिका, ठीक है, शक्ति के विस्तार तक, और इसका क्या है, राज्य कार्यपालिका के विस्तार तक। राष्ट्रपति संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची तीनों आते हैं इसमें। राज सूची और संवर्ती सूची बना सकता है, लेकिन संघ सूची पे ये निर्णय नहीं ले सकता है राज्यपाल। फिर राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले पर राष्ट्रपति का अधिकार संपूर्ण क्षेत्र में होता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में शक्ति केवल राज्य तक ही सीमित है, लेकिन मृत्युदंड के मामले पर राज्यपाल केवल लघुकरण या परिहार वह प्रविलंबन का प्रयोग कर सकता है। लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, तीन ही चीज़ यहाँ पे ये यूज़ कर सकता है। अब है यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो सेना कोर्ट के मामले पर केवल राष्ट्रपति शक्ति रखता है, जबकि सेना कोर्ट के मामले पर राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं होती है। यही अंतर इनके शक्ति में। और क्या अंतर है, तो और अंतर है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ये बंधा हुआ है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है राष्ट्रपति, और यह भी मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है, कौन, राज्यपाल। और चौथा क्या था कि सीमित न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। इस तरह से 5 इसके अंतर है। आगे है क्षमादान का महत्व क्या है, तो कह रहे हैं यह न्यायिक त्रुटि को सुधारने का माध्यम बन सकता है। यह मानवीय और करुणा आधारित न्याय पर आधारित है। मृत्युदंड मामले में जीवन को अंतिम संरक्षण देता, अंतिम संरक्षण मिल सकता है। यहाँ पे यूएसए, ब्रिटेन आदि देशों में क्षमादान का प्रयोग होता है, ठीक है। संविधान सभा और संविधान क्षमादान को समर्थन करता है। संविधान सभा भी और संविधान भी क्षमादान को समर्थन करता है। चुनौती क्या है, क्षमादान मामले में विलंबता का होना, विलंबता क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्षमादान याचिका पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो विलंब हो सकता है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। राजनीतिक संकीर्णता के कारण भी राजनीतिक पक्षपात क्षमादान याचिका को प्रभावित करती है। राजनीतिक पक्षपात सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आंध्र प्रदेश के ये पूर्व मामला जो आया था उसमें यही हुआ था, राजनीतिक पक्षपात हुआ था के निर्णय में। क्षमादान याचिका के निर्णय पर पारदर्शिता का अभाव भी इसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो पारदर्शिता का अगर अभाव है तो यह भी दिक्कत दे सकता है। जैसे बिल्किस बानो केस 2024। क्षमादान शक्ति प्रतिकरण को प्रभावित करता है। ये जो क्षमादान शक्ति है वो शक्ति प्रतिकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। कई बार क्षमादान निर्णय मनमानेपूर्ण, भेदभावपूर्ण और असंगत होते, तो ये सब इसकी क्या है, चुनौतियाँ हैं। अब है न्यायिक निर्णय, तो कह रहा है कि न्यायिक निर्णय कुछ है, जैसे शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य केस 1983। क्षमादान समय सीमा 3 महीना हो। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्षमादान की समय सीमा 3 महीने के भीतर ही बता देना है, ठीक है। 3 महीने के अंदर ही आप याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद है केहर सिंह वर्सेस भारत संघ केस 1989। इसमें क्या कहा था, केहर सिंह वर्सेस भारत संघ केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान याचिका की सुनवाई लिखित में हो,
कैसी हो? लिखित में हो। यदि क्षमादान निर्णय मनमानापूर्ण, अयुक्तियुक्त और भेदभावपूर्ण है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसमें कहा? केहर सिंह केस में कहा गया था। ठीक है, सिर सिंह केस में कहा 3 माह के भीतर हो, केहर सिंह में कहा कि लिखित हो और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला केस था मारूराम वर्सेस भारत संघ केस 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा केस है? मारूराम वर्सेस भारत संघ केस 1980। इस केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्षमादान की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है। कहा कि क्षमादान की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है। ठीक है, यह शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है, लेकिन सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और फिर शत्रुघ्न चौहान केस आता है 2014 में। क्षमादान पर विलंबता से निर्णय याचिकाकर्ता के आर्टिकल 21 के तहत मानसिक व शारीरिक शोषण है। शत्रुघ्न चौहान केस में कहा गया कि क्षमादान में जो आप विलंब कर रहे हैं ये याचिकाकर्ता के मानसिक और शारीरिक शोषण है। अतः क्षमादान शक्तियों के निर्णय की समय सीमा तय होनी चाहिए, क्षमादान का आधार स्पष्ट होना चाहिए, निर्णय की पारदर्शिता होनी चाहिए और क्षमादान निर्णय मनमानेपूर्ण, असंगत और पक्षपातपूर्ण और अयुक्तियुक्त नहीं होने चाहिए। क्षमादान की शक्ति संवैधानिक संतुलन को बनाए रखती है और न्यायपालिका के न्यायिक त्रुटि से रक्षा करती है। ठीक है, अब है भारत और यूएसए में क्षमादान की शक्ति की तुलना। तो भारत में देखिए तो भारत में क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद से बंधी हुई है। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की पूर्ण विवेक की शक्ति है। यहाँ पे सीमित न्यायिक समीक्षा है भारत में, लेकिन यहाँ पे न्यायिक समीक्षा अत्यंत सीमित है। यानी कि हमारे पास तो सीमित है फिर भी है, लेकिन यहाँ पे तो ना के बराबर है। अंतर क्या है क्षमादान शक्ति का? भारत में आधिकारिक क्षेत्र जो है मृत्युदंड के मामले पर संपूर्ण देश होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? केवल फेडरल तक ही सीमित है। यूएसए में, भारत में क्या है? भारत में न्यायिक त्रुटि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। यानी कि भारत में इसका प्रयोग न्यायिक त्रुटि के लिए होता है, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राजनीतिक नियंत्रण में के रूप में कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे न्यायिक समीक्षा अत्यंत सीमित है। अतः यूएसए का राष्ट्रपति भारत की तुलना में क्षमादान की अधिक शक्ति रखता है, क्योंकि यह शक्ति उसके विवेक पर आधारित है, जबकि भारत में क्षमादान शक्ति संवैधानिक संतुलन और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। अब यहाँ पे प्रश्न एक मेंस का कि भारत और यूएसए में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की तुलना कीजिए। दोनों देशों में इन शक्तियों के प्रयोग पर क्या नियंत्रण है, स्पष्ट कीजिए। एक और प्रश्न है, भारत और यूएसए में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए तथा दोनों देशों में इसकी कुछ सीमाएं हैं। अग्रिम माफ़ी क्या होगी? ठीक है, तो सीमा क्या है और अग्रिम माफ़ी क्या होती है, ये चीज़ यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की आती है, जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।